गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब पार्ट 2 है, ये विधायिका के पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5-6 तक पहले कर लिए थे, 7 से करेंगे। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा इस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृति नहीं कर सकती है, यह केवल अनुशंसा कर सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होता है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको हम लोग समझते हैं। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो या तीनों, इस तरह की यूपीएससी का पैटर्न रहा है। हर बार पूछा जाता है कि कौन सा, केवल एक, केवल दो करके। देखते हैं इसका उत्तर कौन सही है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल एक। चलिए विस्तार से देखते हैं। वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का एक हिस्सा है जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित प्रावधान है के बदलाव के लिए आवश्यक सभी कानून संशोधन से निर्धारित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार वित्त विधेयक एक धन विधेयक है। कथन एक गलत है। चूंकि वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, इसलिए इसे धन विधेयक की तरह राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित नहीं किया जा सकता है। कथन 2 सही है। यह सच है कि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को वित्त विधेयक को सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश को लौटा देना चाहिए, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। चूंकि वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, इसलिए वित्त विधेयक के साथ साथ धन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आप समझ में आई बात? क्या है कि वित्त विधेयक कैसा विधेयक है? वित्त विधेयक ही धन विधेयक जैसा है, तो इसलिए केवल एक इसमें सही कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन क्या है इसमें? तो 2 नंबर का रहा है जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को कोई संशोधन या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। ठीक है, लोकसभा के पास ही पावर है पूरा। यही सही होगा, बाकी गलत है, इसीलिए एक सही है। केवल एक का मतलब हो गया कोई भी इसमें से एक। संसद राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है क्या? तो जी बिल्कुल बना सकती है। कोई भी राज्य इसमें सहमति हो या नहीं हो, फिर भी कानून बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि सभी राज्य की सहमति से जरूरी नहीं है, बहुसंख्यक राज्य की सहमति से जरूरी नहीं है, संबंधित राज्य की सहमति से जरूरी नहीं है। ठीक है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों पे कानून बना रहा है, राज्य पे नहीं। अनुच्छेद 253 में के अंतर्गत यह समझौता को प्रभावी करने के लिए विधान के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? ठीक है, जैसे कोई भी मामला है, कोई भी विधेयक है, उसको पास किया गया है तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि बल देखिए इसको फिर से लेके जाइए और फिर अपने विचार करके वापस भेजिएगा। तो राष्ट्रपति के कौन सा अनुच्छेद के तहत ये पावर दिया गया है? ये संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन के तहत ये उत्तर 44 जो होगा वही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हालांकि जोड़ा गया कि राष्ट्रपति पहले सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है इसका जो पूछा जा रहा है कि सही है? ठीक है, तो देखिए कौन सा सही है। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे। अध्यक्ष जो चुनेंगे उसी तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का कार्य चुनाव पद्धति होगा, कार्य पद्धति या संचालन पद्धति का होगा। ठीक है, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी या निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल या शासक दल से होंगे। ये एक आज्ञापक है,
सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की होती है और उसके विनिर्माण के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। अच्छा, उपाध्यक्ष की निगरानी के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित दिया जाता है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है या तो है, इसके बारे में समझना है आपको। 1-3, 1-2-3, 3-4, 2-4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1-3। ठीक है, 1-3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं विस्तार से। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ता दल के होते थे। 11वीं लोकसभा में यह बदलाव आई और अध्यक्ष सत्ता दल के तो उपाध्यक्ष विपक्षी प्रमुख दल के होते हैं। इस तरह से देखिए 10वीं तक तो ऐसा था कि दोनों एक ही दल के होते थे। ठीक है, 11वीं से चेंज हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखिए, उपाध्यक्ष के पास सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उनके फैसले लेने के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकता। ये दोनों बातें सही है, उपाध्यक्ष के खिलाफ होती है शक्ति। उपाध्यक्ष के चुनाव की भी तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। कथन 1 ये भी सही है। 4 गलत है, कथन 4 गलत है। उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा अपने सदस्य में से करती है। ऐसी कोई सुस्थापित प्रथा नहीं है कि जिसके तहत उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किया जाए या प्रधानमंत्री द्वारा इसका समर्थन दिया जाए। समझे? तो सिर्फ इसको क्या किया जाता है, उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अन्य शक्तियां देखिए कौन सा? आपात की उद्घोषणा करने का समर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। इनमें से कौन सा शक्तियां जो है लोकसभा के पास है? जिसका सही उत्तर होगा केवल 2, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना। ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा की अनुमति देता है जो इसके जारी रखने के लिए एक महीने के भीतर आपातकालीन की घोषणा को सदन के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कराना चाहिए। उद्घोषणा की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को सदन के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। एक कथन गलत है, ये जो पहला कथन है जो गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और यह तब तक अपने पद पर बनी रह सकते हैं जब तक कि अधिकांश लोकसभा सदस्य इस पर विश्वास करते हैं। परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद सरकार को सत्ता से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में सत्ता से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसमें सत्ता से हटाया जा सकता है। ये लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के उल्लेखनीय है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप सदन के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, कौन सा कथन जो सही है विचार करना है। इसमें से कौन सा सही है जो पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रपति ऐसा संस्था है जिसे वह ठीक समझे सदन का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में सदन के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। देखिए कौन सा इसमें सही है, या तो 1, 2, 1 कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। चलिए विस्तार से देखते हैं। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि सदन की 3 सत्र 1 वर्ष में बुलाया जाए। अतः कथन 2 जो गलत हो गया। सदन के 1 वर्ष में मिलने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदन के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए बुलाए जैसा कि वह उचित समझे, लेकिन 6 महीने एक सत्र में अपनी अंतिम बैठक और अगले सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः ये एक कथन जो है सही है। ठीक है, दूसरा गलत था, एक सही है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदनों के लिए सत्तारूढ़ संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। कौन सा इसमें सही है? या तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि जो इनके पास कोई कानून नहीं है राज्य के पास उस विषय के लिए, तो लोकसभा में जो पारित है कानून उसको पालन करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम सदन के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के बाद वो दोनों सदनों को सम्मान करने के लिए एक बार संबोधित करेगा। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही नहीं है? किसी विधेयक को धन विधेयक तब कहा जा सकता है जब उसके केवल किसी कर के अभिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत के आकस्मिक निधि को अभिरक्षण से संबंधित उपबंध है। धन विधेयक भारत के आकस्मिक निधि के धन के विनियोजन से संबंधित है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के ऊपर उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने की विनिमय से संबंधित है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है सही है? तो इसमें धन विधेयक जो है आकस्मिक निधि, इसमें जो है आकस्मिक निधि के धन के विनियोजन से संबंधित है। ठीक है, आंसर नंबर सी सही होगा। चलिए विस्तार से देखते हैं। धन विधेयक 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक माना जाता है यदि उसके केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं एक विषय से संबंधित उपबंध किया गया हो। किसी कर के अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन हो, सरकार द्वारा धन का विनिमय या ऋण लेना हो, भारत की संचित निधि का आकस्मिक निधि से धन जमा करना हो, उसे संबंधित निकालना और रखना हो। ठीक है। तो इसमें घ में घोषित किया गया है किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना हो, तो इसके लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। विधानसभा का सदस्य जो है ना, विधानसभा का अध्यक्ष जो विधानसभा का नहीं है तो वो अपना पद क्या छोड़ देगा? जब किसी विधानसभा के विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देते हैं। कौन सा क्वेश्चन सही है? कौन सा इसमें आंसर सही है? 1, 2 या 2? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है। दूसरा जो है विस्तार से चलिए देखते हैं। जब भी विधानसभा को भंग किया जाता है तो विधानसभा भंग होने के बाद विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अध्यक्ष अपना पद तक रिक्त नहीं करेगा। मतलब कह रहा है कि जब विधानसभा भंग हो गया है तो अगला जो विधानसभा का सत्र होगा ना, उस समय तक रिक्त नहीं करेगा। समझे? अध्यक्ष अपना पद, इसलिए 2 गलत हो गया।